ये कोशिश करनी जाएगी कि किस तरीके से इस नेशन की हिस्ट्री है, किस तरीके से यहाँ पे राजा का शासन चलता था और लंबे इतिहास के बाद किस तरीके से फिर इन्होंने यहाँ से आज़ादी पाई। ये लोग भी गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन आधुनिकीकरण का जो चैप्टर है उसमें ये 3 देशों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें एक है जापान, दूसरा है चाइना और तीसरा है कोरिया। उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फिर उन्होंने वहाँ से कैसे आज़ादी पाई और अपनी कंट्री को दोबारा से रीस्टैब्लिश करा। वहाँ पे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आया और क्या क्या बदलाव आए, वहाँ के लोकल लोगों ने क्या क्या किया, वो सब इस चैप्टर के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप यू क्लियर कि भाई हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत, मैं लाइटली बता रहा हूँ, वैसे तो हम आगे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, हम काफ़ी इस तरीके से समझते जाएंगे कि भाई क्या क्या होता रहेगा इस चैप्टर के अंदर। बट सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो प्रोसेस थी ना वो बहुत धीमे हो रही थी। चाइना के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। चाइना के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी लंबे समय से चिंग डायनेस्टी जो है वो राज कर रही थी और काफ़ी समय के बाद यहाँ पे परिस्थितियाँ बदली, सिचुएशंस बदली। लोगों ने ये देखने की कोशिश करी कि यार हमें भी यहाँ के राजा के शासन को हटा के हमें कहीं ना कहीं जनता का शासन लाना पड़ेगा। इसलिए 1949 के अंदर अगर आप देखें तो चाइना के अंदर साम्यवादी कम्युनिस्ट, इसमें क्या है कि उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर राजाओं का शासन था और उसके बाद में यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना, जैसे आज हमने पढ़ा है कि 1911 में 1911 में सबसे पहले चीन में है गणतंत्र की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? गणतंत्र की स्थापना चीन में किसके नेतृत्व में हुई थी? सन यात सेन के नेतृत्व में। जो कुओमिंगतांग दल जिन्होंने स्थापित किया था, कुओमिंगतांग दल के नेतृत्व में चीन में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद में वहाँ पर सन यात सेन के बाद में चियांग काई शेक कुओमिंगतांग दल का मुखिया बना और उसके बाद में 1949 में कम्युनिस्ट शासन का स्थापना हुई। तो कम्युनिस्ट शासन के बारे में देखेंगे। आइडियोलॉजी मानते थे भाई ये लोग, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको मैंने पहले भी बताई थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि साम्यवादी आइडियोलॉजी इन्होंने अपनाई थी, क्योंकि इस देश की जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, उस तरीके से जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, उतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों 1949 के अंदर यहाँ पे होता है क्या? सिविल वॉर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध होने के बाद फाइनली राजा का शासन खत्म होता है और यहाँ पे कैसे ना कैसे करके चाइना जो है फाइनली अपने नेशन के अंदर इलेक्शन के थ्रू, चुनाव के थ्रू यहाँ पे नेता बनाने लग जाते हैं। लेकिन सही मायने में बदलाव 1970s के टाइम पीरियड में हुए थे चाइना के अंदर। 1970 में जाके पूरी तरीके से विचारधारा को बदला गया, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ यहाँ पर और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था 1917 में जो चेंजेज आया उसमें क्या आया कि जो कम्युनिस्ट शासन है उसमें आधुनिकीकरण का जोर दिया गया। 1917 के बाद में इसमें पहले क्या है कि जो पुरानी विचारधारा है वो चल रही थी और 1970 में जाके कम्युनिस्ट विचारधारा पे मतलब जोर दिया गया। इस पर जो पटरे पे आने लग गई थी, नहीं होता था। तो ये था करके जापान की अर्थव्यवस्था को दोबारा से रीस्टैब्लिश करा गया और 1970 के बाद जापान एक इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। जापान ने वैसे तो अपना मॉडर्नाइजेशन, दैट मींस अपना पाथ टू मॉडर्नाइजेशन है, जैसे हम अकॉर्डिंग टू न्यूज़ डाल दिए गए और इसकी वजह से देखो जापान के बारे में हम देखेंगे। जापान क्या है कि छोटा सा देश है। जापान एक छोटा सा देश है, फिर भी वो इतना शक्तिशाली बना और खास करके 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो उसके 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु बम गिरने के बाद भी वो एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा
क्योंकि वहाँ उनके लोगों का जो कॉन्फिडेंस और वेल सेटल की वजह से पड़ेगा भाई। वहाँ पे जब चाइना था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपनाता था और इन लोगों ने कैपिटलिस्ट का रास्ता अपनाया और उसके आधार पर इन लोगों ने एक नई दुनिया की शुरुआत करी और धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न कल्चर था वो इन्होंने छोड़ा और उसके बाद फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके इन लोगों ने आज़ादी ली और अपनी अर्थव्यवस्था को प्लेटफॉर्म पे लाने लगे। तो ये तो एक ओवरऑल छोटा सा रिव्यू था किसके बारे में, चाइना के बारे में और जापान के बारे में। लेकिन दोस्त देखो अभी आप ये दो देशों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक इतना बड़ा देश और एक छोटा सा देश। देश भी नहीं है, क्या है, द्वीप है, टापू है। फिर भी आज जापान है वो आर्थिक शक्ति के मामले में सेकंड नंबर पर है, अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर है। क्योंकि कारण ये है कि वहाँ के लोगों का जो हार्ड वर्क है, देश के प्रति जो काम देश के ऊपर जो लगाव जाता है बहुत सारा है। उससे इतनी सारी चीजें हैं। देखो अब जापान भी है और चाइना भी है। अब इनके अगर हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे चिंग डायनेस्टी थी और यहाँ पे शुंग डायनेस्टी थी। शुंगनों ने बहुत राज करा, यहाँ पे शुंग लोग थे, उन्होंने बहुत राज करा काफी समय तक। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं राजाओं का शासन था। अब यहाँ पे जो भी राजा होते होंगे उन लोगों ने कहीं ना कहीं, चीन के लोगों ने और जापान के लोगों ने, लिखने की परंपरा इनकी बहुत लंबे टाइम पीरियड से रही है। और आपको इसी तरीके से पता है कि चाइना के अंदर ही सबसे पहले ये जो प्रिंटिंग कल्चर जैसी चीजें थी वो चाइना के अंदर ही अभी इन्होंने बताया ना कि चाइना में, जापान में सबसे पहले जो राजा था, लेकिन राजा खुद शासन नहीं करता था, बल्कि शासन कौन करते थे, शोगुन करते थे, है ना, शोगुन शासन करते थे। और वो खुद शासन नहीं करते थे, किसकी मदद से करते थे, डेमियो की मदद से शासन करते थे। तो शुरू में जो शासन है वो शोगुनों के अंडर में राज हुई थी। उसके बाद यूरोप के दूसरी कंट्री में जाने की शुरुआत हुई। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सोर्स टू अंडरस्टैंड पाथ टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में पता चलता है, यानी कि जापान के बारे में और चाइना के बारे में, कहने का मतलब ये कि अगर आप इतना डीपली जानते हैं जापान के बारे में या चाइना के बारे में कि उन लोगों ने आधुनिकीकरण का रास्ता कैसे अपनाया, तो आपको पता कैसे चलता है। क्योंकि देखो इतिहास है, इतिहास में तो हमें कहीं ना कहीं डीपली रूट्स जानने होते हैं, रखे जाते थे। अकाउंटेंट समझते ना आप, जैसे आप मुंशी बोलते, तो वो लोग कुछ ऐसे अपने नेशन को मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके गए होंगे और बोलते इसे छांग जियोंग बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, छांग जियोंग। तो ये नदियों के नाम है वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से। आपको बता दूं, अगर मैं छांग जियोंग जो है दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी नदी आती है, तीसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से। तो उसके बाद पर्ल्स रिवर है, आप ये देख सकते हैं, ये भी एक रिवर है। अब इसको चाइनीज में क्या कहते हैं वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इसमें हम बता दिया, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन महान ये ज्योग्राफिकल जो बता रहे हैं, ये चाइना के जो ज्योग्राफिकल कैसी है, ज्योग्राफिकल नदियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हमें बताया गया। नदियाँ हैं जो चाइना के अंदर बहती हैं, और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर जिस देश के अंदर नदियाँ अच्छी तरीके से फ्लो कर रही है तो वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो ज्योग्राफिकल के हिसाब से हमें समझ में आता है, अगर आप और डीपली जाएं तो आपको समझ में आता है कि कितना हिस्सा ये कवर करते हैं, जो जिन जिन हिस्सों के अंदर पानी पहुँच जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सारा का सारा हिस्सा वेल फर्टिलाइज्ड हो, भाई जहाँ पे पानी आ रहा है वो हिस्सा तो वेल फर्टिलाइज हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कहीं ना कहीं देश के बहुत बड़े हिस्से जो पहाड़ी इलाके, यानी कि आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे भी तो सारे के सारे पहाड़ है ना, तो इसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो है वो पहाड़ी हिस्सों में आता है। कौन से हिस्सों में, पर्वतीय हिस्सों, जिसे आप माउंटेन रीजन बोलते हैं। इस सोर्सेस, और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, टिप्स नहीं आ सकते थे इसलिए मैंने सारे नहीं लिखे हैं भाई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटेजियस लैंग्वेज है, मंचू लैंग्वेज है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको ये दिखाई दे रही है उइदुर करके जो है ये लैंग्वेज है,
बहुत सारी मतलब यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है, अब मंगोलियन बोली जाती है, इंग्लिश बंद हो गए, चालू करो सर प्ले। है वो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब दूसरी ओर बात करते हैं जापान के बारे में। जापान भी एक ऐसा देश है जिसका ज्योग्राफिकल हिस्सा अगर हम देखें तो दोस्तों बहुत छोटा सा द्वीप देश है, जो एक बहुत बड़े बड़े स्टेटों से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट जो है वहाँ पे बहुत फेमस है, जैसे आप होशू बोलते हैं, उसके बाद शिकागो देखो इसमें जापान की खासियत यह है कि जापान एक छोटे छोटे द्वीपों का देश है। जैसे कुछ ये प्रमुख द्वीप है, होशू, क्यूशू, शिकोकू, होक्काइडो, मतलब ऐसे क्या सभी ये पूरे जो है जापान है वो सब छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, एक कोई लैंड नहीं है यहाँ पर। जापान में सारे में छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ सुनते हैं। उसके बाद शिकागो है, होशू है, क्यूशू है, मतलब हाइकोटियो है, बहुत अजीब अजीब से नेम है, जापानीज नेम है, तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसे नेशन से आप देख सकते हैं श्रृंखला में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे नदी का कोई सिस्टम नहीं है, द्वीपीय देश है भाई, पानी तो वैसे ही मिल जाता होगा। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये है कि 50% हिस्सा ऐसा है। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जापान का ज़्यादातर जो क्षेत्र है 50% बताए भूकंप वाला क्षेत्र है। मतलब जापान में ज़्यादातर भूकंप आते रहते हैं। उसकी कोई अच्छा मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब ज़मीन की कोई उपजाऊ नहीं है, ना ज़्यादा खनिज निकलते वहाँ पर। उसके बावजूद वो इतना डेवलप कर गया। जैसे देखो एक तो हम चाइना की या अमेरिका की कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि संसाधन भी है, उनके पास क्षेत्र भी है, लेकिन चाइना के पास ना संसाधन है ना क्षेत्र है, फिर भी वो एक डेवलप कंट्री हो गया। तो उसकी एक अलग जो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ अर्थक्वेक से ग्रसित है। अर्थक्वेक आने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्किटेक्चरल फॉर्म जो है घर के बनाने की प्रक्रिया बोल सकता हूँ, प्रोसेस बोल सकता हूँ, ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ बार बार भूकंप पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे घरों का डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाता है कि भूकंप आने के बाद भी घर जो है टूटे फूटे ना। तो मोस्टली आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे भूकंप से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर बात करें एथनिक ग्रुप की, तो मोस्टली हिस्सा आप देख सकते हो जापानीज है, 2013 के आंकड़े ये, चाइनीज, कोरियन, फिलीपाइंस और ब्राज़ील और अदर्स तो बहुत सारे हैं। उसके बाद अगर बात करें दूसरी, तो भाई जापान के अंदर परमानेंट इमिग्रेंट आके बस जाते हैं। आप देख सकते हो हांगकांग से लोग ज़्यादा आते हैं, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राज़ील, नेपाल, ताइवान, यूएस, थाईलैंड, यहाँ से लोग आके जापान में बसना पसंद करते हैं। इवन अगर देखा जाए तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार जापान में 2.2% जो लोग हैं वो बाहर से आके ही हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी कुछ 0.03% का हिस्सा है। इसमें ये बताया कि जो जापान लोगों के लिए कितना पसंदीदा है, उसके बावजूद कि वहाँ पर हर जो देश के लोग हैं वो वहाँ जाके हो रहे हैं। जो जापान के अंदर बसे हुए लोग और यहाँ पे लोगों ने परमानेंट जो है मैं कह सकता हूँ कि सिटीजनशिप यहाँ की ले रखी है। अब इस हिसाब से अगर लोग अलग अलग कैटेगरी के हैं तो भाई लैंग्वेज भी अलग अलग होगा। तो दोस्तों जापानीज यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसी माइनॉरिटीज ग्रुप के भी लोग हैं, जैसे आप आयून बोलते हैं, बोलिंग बोलते हैं, इंग्लिशमैन अलग है, और अलग लोग हैं। इसलिए फॉरेन लैंग्वेजेस में इंग्लिश, रशियन, जर्मनी, फ्रांस, पोर्तुगीज, स्पेनिश, चाइनीज और डच लोगों की बोली जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़बान में जापानीज है, तो इसलिए जापानीज जो है वहाँ की मेन लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। हिंदी वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं करता। जापान में भी लोग क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं बाहर से आते हैं, उन्होंने इन दोनों के मिक्सचर से कोई चीज़ बनाई, जिसे इन्होंने नाम दिया सुशी का। तो दोस्तों अगर आपने सुशी खाया है तो कमेंट करिए, बताइए कि सुशी क्या है। उसके बाद दूसरा ये है कि भाई दुनिया भर के अंदर ये लोकप्रिय फूड है, बहुत ही सेहतमंद है। अगर आपने नहीं खाया तो प्लीज़ खाइए। इंडिया के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर अवेलेबल होता है, ये आप वहाँ पे खा सकते हैं।
अगली माय क्वेश्चन इज दैट आपको बताना है कैपिटल, जापान की कैपिटल है क्या? ओके, तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं। दिस इज द इंट्रो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं जल्दी आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलूंगा।